हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारा एजेंडा आज का रहेगा, फ्रंट पेज में एक तो मेट्रोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है, एग्जाम में आ सकता है कि मेट्रोलॉजी क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टैच्यूज के ऊपर एडिटोरियल है, जस्टिस स्लो बट श्योर इसके ऊपर एडिटोरियल है, ये हम डिस्कस करेंगे। किस चीज से रिलेटेड है ये भी डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी, उसके ऊपर एक एडिटोरियल आया है कि पुडुचेरी में हाई कोर्ट्स होना चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं। अब पुडुचेरी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो कहाँ, कौन से हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है। इंडिया चाइना भूटान के बारे में आया है, ठीक है। चाइना का जो क्लेम है भूटान की टेरिटरी में, उसको लेकर एक न्यूज़ है। ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन, ये एक एडिटोरियल है, ये हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन एक आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। फिस्कल पुश आफ्टर वैक्सीन, तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका कहना ये है कि एक बार वैक्सीन की श्योरिटी हो जाए कि कब आने वाली है, उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन से रिलेटेड या फिर जो भी पैकेज है, रेस्क्यू पैकेज है, वो तभी अनाउंस करने वाले हैं। APTTA ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो ट्रेड रूट है उससे रिलेटेड है ये। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी न्यूज़ में है। तो ये द हिंदू का फ्रंट पेज है, जिसमें हमारे पास एक तो है सुप्रीम कोर्ट विल हियर टुडे राजस्थान स्पीकर्स प्ली अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नोट्स बनाने का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आपको जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होता है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स आप गूगल सर्च करके या एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं। तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। 11 राजस्थान पुलिसमैन गेट लाइफ टर्म फॉर एक्स रॉयल किलिंग, तो ये भी एक न्यूज़ में है। भरतपुर के जो राजा मान सिंह थे, उनको 11 पुलिस वालों के ऊपर एलिगेशंस थे कि उन्होंने राजा मान सिंह को गोली से उड़ा दिया था थाने के सामने, ठीक है, चौकी के सामने, जब वो सरेंडर करने गए थे। तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि क्या केस है। तो इसी को थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं क्या है। एक तो राजस्थान से रिलेटेड जो है टू अर्ली टू रिव्यू। अब हुआ क्या, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान जो कांग्रेस है वहां पर बवाल मचा हुआ है, आपस में झगड़ा हो रहा है, और सचिन पायलट जो है 18 MLA के साथ दिल्ली पहुंच गए थे। अपने ही सीएम, कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत के अगेंस्ट बगावत करी थी एक तरीके से, तो दिल्ली पहुंच गए थे। तो वहां के जो विधानसभा के स्पीकर थे, उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट करा था। डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसीजर का मतलब है ये जो 19 MLA हैं, सचिन पायलट को इंक्लूड करके इनकी मेंबरशिप रद्द की जाए MLA की, तो वो विधानसभा से निष्कासित कर दिए जाते, उनकी मेंबरशिप रद्द हो जाती, उसे बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। और डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड में? डिफेक्शन के ग्राउंड में। डिफेक्शन का मतलब पार्टी के साथ धोखेबाजी या अपोजिट पार्टी के साथ मिल जाना, तो एक डिफेक्शन का ग्राउंड होता है। ये हमने कल भी डिस्कस करा था अपने कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में। तो जिसको और डिटेल में समझना है तो कल का सेशन देख सकते हैं करंट अफेयर्स का। लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हमने ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डिस्कस करा था। तो अब हुआ क्या कि जब जो डिफेक्शन का प्रोसीजर है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रोसीजर एक स्टार्ट करा था, जो CP जोशी थे स्पीकर विधानसभा, उन्होंने, तो जो 19 MLA थे वो हाई कोर्ट चले गए थे। तो हाई कोर्ट चले गए थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई ये डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर हमारे अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसके पीछे रीजन ये था कि हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, ना पार्टी से रेजिग्नेशन दिया है, हमें बस अपने CM की फंक्शनिंग का तरीका पसंद नहीं है। तो ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ऐसा उनका कहना था। तो ये सुन के और भी कई आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, जिसको लेकर राजस्थान जो हाई कोर्ट है जोधपुर में, वहां पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी स्पीकर का जो प्रोसीजर चल रहा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके ऊपर फ्राइडे तक रोक लगा ली थी और कल तक जवाब दाखिल करने थे MLA ने। अब जो स्पीकर है वो हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, ठीक है, मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो उनका स्पीकर का कहना यह है कि हाई कोर्ट का जो इंटरवेंशन है वो प्रीमेच्योर है। हाई कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीजर केवल स्टार्ट हुआ था, डिस्क्वालीफाई किया नहीं था।
ऐसा स्पीकर विधानसभा, राजस्थान की जो विधानसभा है उनका कहना है, तो वो प्री मैच्योर है, ठीक है। उसके अलावा उनका कहना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने की हो तो हुल्लोहन केस था, एक नागालैंड के थे एमएलए, तो उसमें स्पेसिफिकली कहा था कि जुडिशियल इंटरवेंशन तब तक नहीं हो सकता जब तक स्पीकर ने कुछ डिसाइड ना किया हो, और स्पीकर ने तो डिसाइड किया ही नहीं था, केवल प्रोसीजर चल रहा था, तो इसलिए भी प्री मैच्योर है, ठीक है। तो उसके अलावा ये बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू जो फाइनल डिसीजन है वो अवेलेबल केवल लिमिटेड ग्राउंड में होता है, तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, तो हाईकोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये सब बोला है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये सब राजस्थान के स्पीकर ने अपील करी है सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये सुनवाई अब आगे होनी बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट, देखा जाना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देता है, ठीक है। तो ये एक न्यूज में है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, और आपको ये समझना है कि फाइनल जो डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी है कि कौन से मेंबर डिस्क्वालीफाई होंगे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो स्पीकर विधानसभा या स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करना हो तो स्पीकर लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना हो तो चेयरमैन राज्यसभा, तो ये पावर्स रहती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके अलावा फ्रंट पेज में ही हमारे पास आया था, गाजियाबाद स्क्राइब सकम्स टू बुलेट इंजरी, ये एक न्यूज में था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। विक्रम जोशी एक गाजियाबाद के जर्नलिस्ट थे, उनको गोली मार दी गई क्योंकि उनकी जो भांजी थी उनको कुछ लोगों ने छेड़ा था, उनकी पुलिस कंप्लेन करी थी, तो जिनके अगेंस्ट कंप्लेन करी थी उन्होंने उनको गोली मार दी, उनकी डेथ हो गई अगले दिन हॉस्पिटल में। तो ये न्यूज में था, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, क्योंकि ई कॉमर्स जो साइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि इन वेबसाइट्स को, जो भी उनकी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स का सोर्स ऑफ कंट्री, ओरिजिन लिखना है, कि मतलब ये प्रोडक्ट जो है चाइना का है या यूएस का है, कोरिया का है, जापानीज प्रोडक्ट है। ऐसा करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि एंटी चाइना वेव अभी चल रही है इंडिया में, और चाइना के अगेंस्ट लोगों के अंदर गुस्सा है जब से 15 जून गैल्वन वैली क्लैश हुआ उसके बाद से लगातार। तो जब भी हम फ्लिपकार्ट, अमेजन में कुछ परचेज करेंगे तो हमें कंट्री, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कंट्री कौन सी है, किस कंट्री का प्रोडक्ट है, तो हम जब खरीद लेंगे तब पता चलेगा अरे ये तो चाइना का प्रोडक्ट है, हम तो चाइना का प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहे थे। तो ये जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी है कि उनके लिए कंपलसरी होगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन पता हो प्रोडक्ट का। उससे क्या है, हमारे लिए इजी हो जाएगा चाइनीज प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, कि हम ये चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, जापानीज प्रोडक्ट खरीदेंगे या कोरियन या यूएस के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये कंपलसरी करा। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक तो ये न्यूज तो आपको पता होनी ही चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक्ट है। तो ये जो लॉ है जिसके अंदर ये सब किया है सेंटर ने, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है 2009 का, एंड लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल 2011। मेट्रोलॉजी एग्जाम में आ सकता है। तो मेट्रोलॉजी बेसिकली कंसर्न्स विद रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफ मेजरमेंट या वेट। तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका वेट, उसका मेजरमेंट, मतलब उसमें कौन सा मसाला है, अगर फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, कौन सा मसाला यूज हो रहा है, कितना ग्राम है, कितना वेट है, उसकी अलग अलग क्वालिटीज, तो उससे रिलेटेड रूल्स इसके थ्रू किए जाते हैं। पब्लिक सेफ्टी और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होता है। तो ये एक न्यूज में रहा, तो आपको ये एक तो लॉ पता होना चाहिए, उसके अलावा मेट्रोलॉजी है क्या इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इन्फोर्समेंट रेस्ट विद स्टेट और यूटी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि इसमें इन्फोर्समेंट, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसा नहीं करती तो अपने स्टेट लेवल में इन्फोर्समेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को करना है। तो ये इस आर्टिकल में लिखा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, और अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें, अपना नाम लिखें, अपना स्टेट का नाम लिखें, मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूं।
ठीक है। उसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इक्वेशंस आईएएस है, उसमें हम वीडियो वगैरह भी, लेक्चर्स भी शेयर करते हैं, स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, आपको डेली कुछ ना कुछ बाइट्स मिलेंगी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग, हर चीज से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें यूपीएससी से रिलेटेड आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बैंक एसएससी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ओनली क्वांट का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये एडिटोरियल है हमारे पास, स्टैच्यूज एज डीपली कॉन्टेस्टेड हेरिटेज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा हम यही डिस्कस करेंगे ऑथर क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसी न्यूज आई है कि स्टैच्यूज को गिरा दिया गया। जैसे यूएस में भी, यूके में ब्रिस्टल में एक जगह है, तो वहां पर एडवर्ड कोल्स्टॉन जो एक स्लेव ओनर थे, उनकी स्टैच्यू गिरा दी गई, लोगों ने, भीड़ ने गिरा दी। स्लेव ओनर मतलब वो अपने टाइम पर बहुत पहले जो है गुलाम उनके हुआ करते थे, जो वहां के लोग थे, गरीब लोग, उनको गुलाम बनाया हुआ था बहुत पहले, तो उनकी स्टैच्यू थी लगाई हुई। अब उनके कुछ फेवर में भी कुछ लोग होंगे, कुछ अगेंस्ट भी होंगे। तो अब हमने कई कंट्रीज में देखा है, केवल वहीं की बात नहीं है, चाहे यूएस हो, इंडिया हो, अलग अलग जगह पे पुरानी जो स्टैच्यूज होती हैं या पुराने जो महापुरुष हैं या कोई भी इंडिविजुअल है, तो हर इंडिविजुअल के फेवर में भी कुछ लोग होते हैं, अगेंस्ट में भी कुछ लोग होते हैं। तो स्टैच्यू अगर गिरानी है तो स्टैच्यू गिराने के लिए हमें ये भी देखना है, पूरा एक शेयर्ड जजमेंट होना चाहिए, केवल कुछ लोगों का नहीं, सब मिलके डिसाइड करें भाई ये वाली स्टैच्यू रखनी है कि नहीं रखनी है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन भी समझना है उनका कलेक्टिव लाइफ में, वो जो इंडिविजुअल है जिनकी स्टैच्यू है उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। तो ये सारी चीजें ऑथर कहना चाह रहा है, स्टैच्यूज की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको। जस्टिस स्लो बट श्योर, ये जो एडिटोरियल है ये किस चीज से रिलेटेड है? ये है, अभी हमने फ्रंट पेज में देखा था, राजा मानसिंह। राजा मानसिंह टाइटुलर हेड थे भरतपुर के, प्रिंसली स्टेट था राजस्थान का, एक राजा रजवाड़ा हुआ करते थे 1947 से पहले। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, जैसे 500 एंड अराउंड 52 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थे, तो उनमें से एक अगर हम बोले भरतपुर भी थे, तो राजा मानसिंह थे। तो 1985 में टाइटुलर हेड थे राजा मानसिंह, ठीक है। उस समय इंडिया में जो है ये राजा रजवाड़ा का चलन तो खत्म हो गया था और भरतपुर तो इंडिया का ही पार्ट बन गया था 1947 के बाद से। लेकिन फिर भी जो राजा थे उनका परिवार जो है वो राजा ही उनको बोला जाता था, अलग अलग एरिया में है, जैसे इंदौर में हो गया या टिहरी के राजा हो गए या अलग अलग एरिया में। तो राजा मानसिंह का कांग्रेस उस टाइम के 1985 में कांग्रेस के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर शिव चरण माथुर के साथ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, उनके रिलेशंस खराब चल रहे थे। तो वहां पर एक इलेक्शन रैली थी 1985 में। तो इलेक्शन रैली में सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे, इलेक्शन रैली में उन्होंने उस एरिया के राजा मानसिंह को इनवाइट नहीं करा, तो राजा मानसिंह की ईगो हर्ट हो गई, ऐसा कहते हैं। तो उन्हें बुरा लगा कि मुझे इनवाइट नहीं करा है इलेक्शन रैली में, तो वो अपनी गाड़ी में आए अपने कुछ लोगों के साथ और स्टेज के साथ टक्कर मार दी गाड़ी के साथ, और जो चॉपर था, हेलीकॉप्टर था सीएम का, उसके साथ भी टक्कर मारी थी। फिर अगले दिन जो राजा मानसिंह थे वो पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने के लिए गए थे और वहां पर पुलिस वालों ने उनका इनकाउंटर कर दिया। तो पुलिस चौकी के सामने ही उनको मार दिया गया, राजा को और उनके 2 एसोसिएट्स को। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो चीफ मिनिस्टर थे शिव चरण माथुर, उनके कहने पे ही या उनके शह पे ही पुलिस वालों ने गोली से मार दिया था उस समय राजा मानसिंह को 1985 में। तो 35 साल लगे। 1985 का जो केस था, अब 2020 में मर्डर आया है, तो कितने साल हुए? 35 इयर्स, 35 साल। 35 साल बाद इसमें जस्टिस हुआ है और 11 जो पुलिस वाले थे वो कन्विक्टेड डिक्लेयर हुए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये एडिटोरियल किस चीज से रिलेटेड है? जस्टिस इंडिया में स्लो तो है लेकिन मिलता जरूर है। जैसे कई बार ये भी कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। डिलेड जस्टिस का मतलब जस्टिस मिला ही नहीं। तो यहां पर थोड़ा सा उसको पॉजिटिव सेंस में एडिटोरियल की हेडलाइन है, जस्टिस स्लो बट श्योर। देर होती है, देर सबेर जस्टिस मिल ही जाता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको
इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में कुछ आ सकता है। एग्जाम में ऐसा जितने सारे फैक्ट्स आपको याद नहीं रखने, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए राजा मानसिंह कहाँ के थे, भरतपुर के थे, ठीक है। 2-4 लाइन इसमें लिख सकते हैं कि 35 इयर्स पुराना केस था जिसमें अभी कन्विक्शन हुआ है। उसके अलावा सेटअप हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी, तो यहां पर ऑथर पुडुचेरी में हाई कोर्ट स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। तो पहले समझ लेते हैं कि इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। इंडिया में हाई कोर्ट्स इस समय है टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। और इंडिया में स्टेट्स कितने हैं इस समय? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इससे पहले 29 स्टेट्स थे, जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐड करें तो जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो 29 से वापस स्टेट 28 हो गए। अब जब 28 स्टेट है तो हाई कोर्ट 25, तो किन स्टेट्स में हाई कोर्ट नहीं है उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए 7 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां पर ना 4 हाई कोर्ट है, तो 3 तो वो माइनस हो जाने चाहिए, तो इसका मतलब हो गया 25, ठीक है। क्योंकि 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसमें 4 ही हाई कोर्ट है, ठीक है। जैसे अरुणाचल का हाई कोर्ट भी आसाम में दिसपुर में है, ठीक है, या नागालैंड का हाई कोर्ट भी वहीं पर है, ठीक है। तो उन 7 में से 4 जगह हाई कोर्ट है, 3 स्टेट्स में नहीं है। तो बाकी 3 स्टेट्स का आसाम में ही हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। उसके अलावा पंजाब हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, तो एक और माइनस कर लेते हैं, हो गया 24, ठीक है। उसके अलावा गोवा का हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट है, वो भी माइनस कर लेते हैं, 23, ठीक है। अब लेकिन हाई कोर्ट तो 25 है। तो ये तो स्टेट्स की बात कर रहा हूं। तो बाकी अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो एक तो दिल्ली हाई कोर्ट है क्योंकि वो स्टेट नहीं है यूनियन टेरिटरी में, प्लस अगर हम देखें जम्मू कश्मीर जो है वो अब यूनियन टेरिटरी हो गया, तो वो भी हाई कोर्ट हो गया, JNK, तो 25 हाई कोर्ट हो गए इंडिया में, ठीक है। अब ये जो पुडुचेरी है इसका हाई कोर्ट क्या है? इसका हाई कोर्ट है जो मद्रास हाई कोर्ट है, तमिलनाडु का हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, तो वहीं पर इनके केस देखे जाते हैं। पुडुचेरी का अलग से कोई हाई कोर्ट नहीं है, गोवा का भी अलग से कोई हाई कोर्ट नहीं है, गोवा की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में ही होती है। तो उसके अलावा जो अंडमान निकोबार है उनका हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट यहाँ पर केरला में हाई कोर्ट है, वहां पर सुनवाई होती है लक्षद्वीप की। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पुडुचेरी के बारे में जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, पुडुचेरी अगर हम बोले कि किस स्टेट की टेरिटरी के अंदर आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर तमिलनाडु की टेरिटरी में आता है, लेकिन केवल तमिलनाडु की टेरिटरी में पुडुचेरी नहीं आता। पुडुचेरी के 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से। यनम पुडुचेरी आंध्र प्रदेश की टेरिटरी में भी आता है, पुडुचेरी के 2 कराईकाल ये अलग है, और केरला की टेरिटरी में भी पुडुचेरी आता है। तो पुडुचेरी आप मैप में देखेंगे, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, पुडुचेरी जो है 4 जगह है, मतलब केरला के अंदर भी पुडुचेरी का एक हिस्सा है और आंध्र प्रदेश में भी पुडुचेरी, या पुडुचेरी या कराईकाल, ठीक है। और ये यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर है और यहाँ इनका अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर जो भी केस वगैरह होगी सुनवाई वो मद्रास हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। अब ऐसा क्यों है? देखिए 1962 तक इन 4 जगह पे फ्रेंच जो थे वो रूल कर रहे थे, फ्रेंच कॉलोनीज थी। जैसे हमें पता है 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन फ्रेंच इंडिया में ही थे, तो फ्रेंच कॉलोनीज थी। जैसे अंग्रेज अलग अलग जगह पे रूल कर रहे थे, तो फ्रेंच 1947 के बाद गए नहीं थे, 1962 में फ्रेंच इंडिया छोड़ के चले गए, तो यहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था इन 4 जगह का, तो इनको एक ही यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया गया पुडुचेरी। तो क्योंकि इन 4 जगह फ्रेंच रूल कर रहे थे इसी तरीके से, 4 लोकेशन में थे, ठीक है। तो ये रीजन है इनके कल्चर को, क्योंकि यहाँ पर कल्चर डिफरेंट है, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इसलिए अलग से एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई। इसे केरला में मर्ज नहीं किया गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मर्ज नहीं किया गया, क्योंकि इनका कल्चर बाकी जगह से डिफरेंट है। अब किसी लोकेशन में 300-400 साल फ्रेंच रहेंगे, पूरी कॉलोनीज रहेगी, तो कल्चर थोड़ा फ्रेंचिस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रीजन है। तो ऑथर कहना चाह रहा है, ऑथर की डिमांड ये है कि पुडुचेरी में भी हाईकोर्ट होना चाहिए अपना। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट की बेंच जरूर मदुरई में बैठती है, लेकिन उनकी डिमांड है क्योंकि केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, और इंडिया में क्योंकि जस्टिस जिस तरीके से डिले होता है उस तरीके से जस्टिस डिनाइड भी कहा जा सकता है। तो केसेस का निपटारा अगर करना है अलग से, यहाँ पर एक हाईकोर्ट होगा पुडुचेरी का, तो केसेस की सुनवाई ज्यादा बेटर तरीके से की जा सकती है।
उसके अलावा ये एक और एडिटोरियल हमारे पास है, इंडिया और भूटान मस्ट हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑन डीलिंग विद चाइनीज क्लेम। देखिए चाइना ने क्लेम क्या करा है, पहले मैप पे समझ लेते हैं, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ये कुछ दिन पहले भी न्यूज में था। देखिए साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एग्जाम में आ सकता है कि साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। यह है भूटान में, साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भूटान और चाइना के, ये तिब्बत है जिसको चाइना ने नेक्स्ट कर लिया था 1950s में, तो इलीगली ऑक्यूपाइड बाय चाइना। चाइना और भूटान के साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो इस एरिया का है ज्यादातर। जब भी इनके बीच में 1984 के बाद से टॉक्स हुई हैं भूटान और चाइना के बीच में, तो केवल इसी एरिया को लेकर हुई हैं टॉक्स। अब हुआ क्या कि जैसे गैल्वन वैली क्लैश हुआ इंडिया चाइना के बीच में, उसके बाद से चाइना ने, अगर हम 2-3 जून की बात करें, ये 2-3 जून की बात है, 2-3 जून में चाइना ने इस साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर क्लेम करा है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये भूटान का एरिया नहीं है, डिस्प्यूटेड है। और जबकि ये अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के साथ एक तरीके से लगा हुआ है, तो चाइना की बाउंड्री से तो बहुत दूर है। हालांकि चाइना बहुत सारा क्लेम यहाँ पर अरुणाचल में भी कर सकता है, तो डिस्प्यूट ओरिजिनली यहाँ पर रहा है, लेकिन चाइना अब यहाँ भी क्लेम कर रहा है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि चाइना बेसिकली ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भूटान के साथ यहाँ पर इन एरिया में बार्गेन कर सके और तब अपना क्लेम यहाँ पर छोड़ेगा। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जो है ग्लोबल लेवल पे फंडिंग भी होती है। तो यहाँ पर इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए फंडिंग भी होती है। उस फंडिंग को रोकने को लेकर 2-3 जून को चाइना ने ऑब्जेक्शन किया था। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की जून की मीटिंग में 2-3 जून की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कितनी फंडिंग देनी है उसके अप्रूवल को लेकर मीटिंग थी। तो उसमें चाइना ने क्लेम करा था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। हालांकि उनके क्लेम को मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया गया और फंडिंग दी गई साक्टेंग सेंचुरी को। ठीक है, तो ये एक न्यूज में था। अब ये जो चाइना का जो नया क्लेम है उसके पीछे यहाँ पर नोट्स में भी लिखा हुआ है मैंने कि सेवरल रीजन है। चाइना हैज नॉट ऑब्जेक्टेड अर्लियर टू फंडिंग प्रोवाइडेड बाय द सेंचुरी एट जीएफ। तो क्योंकि ये सरप्राइज करा कई लोगों को, क्योंकि अभी तक पास्ट में कभी भी चाइना ने ऐसा क्लेम नहीं करा था, पहली बार क्लेम करा 2-3 जून। ठीक है, और उसके अलावा त्रासी गैंग एरिया जहां पर ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो त्रासी गैंग एरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, उसका चाइना के साथ बाउंड्री नहीं है। तो ये आपको बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द ईव ऑफ 1992, रियो अर्थ समिट हुई थी, उसमें ये एनवायरनमेंट फैसिलिटी एस्टैब्लिश हुई थी, जिसके थ्रू पूरी दुनिया में अलग अलग एरिया जहां पर एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है उसके लिए फंडिंग देगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एडिटोरियल में ऑथर कहना चाह रहा है कि इंडिया और भूटान के बीच में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों को मिलके चलना है। ये जो चाइना के जो नए क्लेम्स हैं, एक ये वाला डिस्प्यूटेड एरिया तो पहले ही था, अब ये नया एरिया, तो इंडिया और भूटान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्रेंडशिप अच्छे से होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि चाइना के साथ डील किया जा सके। उसके अलावा हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन से रिलेटेड एक एडिटोरियल है जिसमें ऑथर कहना चाह रहा है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है यूनिवर्सिटी के सिलेबस में और एक्चुअल जॉब रिक्वायरमेंट में। तो यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमारा जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं बना है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बहुत सारे लोग, अगर हम बोले पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन की हुई है, अगर हम उनसे फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में काम करवाएं, उनसे पूछे क्या काम आता है, तो उन्हें बेसिकली काम नहीं आता। उनके पास बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर है कि वो फॉर्म। तो ऑथर इस एडिटोरियल में ये मैसेज देना चाह रहा है कि ये कोरोना का जो टाइम है, ये टाइम है कि इस समय हम रिफॉर्म्स कर सके, हमारा जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उनके बीच में अच्छा तालमेल हो। क्योंकि नॉर्मली लोग जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं बोलूँ एमएससी कोई फिजिक्स है तो उसे फिजिक्स नहीं आती, कोई एमएससी केमिस्ट्री है तो उसे केमिस्ट्री नहीं आती, कोई एमएससी मैथ्स है तो मैथ्स नहीं आती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो स्किल डेवलपमेंट पे भी जोर देना है। बेसिकली जॉब रिक्वायरमेंट में स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और स्टूडेंट्स के पास जो भी पास होके आ रहे हैं, ग्रेजुएट्स है या पोस्ट ग्रेजुएट है,
उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है लेकिन स्किल्स की कमी होती है, तो स्किल डेवलपमेंट जरूर करना है एजुकेशन के साथ साथ। जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ एक तालमेल बैठाते हुए यूनिवर्सिटी का सिलेबस होना चाहिए, ये ऑथर इसमें कहना चाह रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए आपको कुछ कंटेंट इसमें मिल सकता है। उसके अलावा आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी इसमें इंक्रीज हो सकती हैं। एक न्यूज आई है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है सीए के सुब्रमण्यन, तो इनका कहना यह है फिस्कल वर्ड कहीं भी आता है तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की जो भी रिसिप्ट है उसके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। तो अब गवर्नमेंट की जो भी रिसिप्ट है या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, जैसे हम बोले कि एक कोविड-19 की वजह से स्टैग्नेशन आ गया इकोनॉमी में, तो एक पुश चाहिए, सरकार और पैसा खर्च करे, प्लानिंग करे माइक्रो लेवल पे, तो एक फिस्कल पुश की जरूरत है कि एक नया पैकेज अनाउंस करे, नया मतलब पूरा प्लानिंग हो, डिस्कशन हो मिनिस्ट्री लेवल पे, हर किसी का कमेटी बैठे और फिर 1-2 दिन में अनाउंस हो जाए। तो इनका कहना यह है कि अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है कि एक फिस्कल पुश दिया जाए। करेक्ट टाइम तब आएगा जब वैक्सीन जो है, वैक्सीन की एक श्योरिटी आ जाएगी कि भाई इतनी तारीख तक, इतने अगले 2 महीने में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है। तो जब पब्लिक को भी एक श्योरिटी हो जाएगी, एक पब्लिक के अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। अभी पब्लिक के अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी है, पब्लिक अनश्योर है, तो पब्लिक क्योंकि अनश्योर है फ्यूचर को लेकर कि अभी वैक्सीन नहीं आई है, कई चीजें नहीं है, और इस वजह से डिमांड रिड्यूस हो चुकी है सोसाइटी में, क्योंकि लोगों की टेंडेंसी अभी क्या है, पैसा बचाना है, फालतू खर्चा नहीं करना, क्योंकि कोरोना क्राइसिस की वजह से वैसे ही लोगों की रोजी रोटी के ऊपर संकट है, सैलरीज भी रिड्यूस हुई है कई जगह, तो लोगों ने अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिया है काफी ज्यादा। लोगों की टेंडेंसी अभी सेविंग्स की ज्यादा है, तो ये वाला करेक्ट टाइम या प्रॉपर टाइम नहीं है कि बड़ा फिस्कल पुश दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 5 लाख का लोन देता हूं और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो अभी, तो आप 5 लाख का लोन लेकर अभी कहां बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे? कोरोना की वजह से वैसे ही मार्केट डाउन चल रहा है, लोग खरीदेंगे नहीं आपका प्रोडक्ट, तो ये करेक्ट टाइमिंग नहीं है। हर चीज का एक सही टाइम होता है कि कब आप बिजनेस स्टार्ट करें। अगर वैक्सीन जब डिक्लेयर होती है कि हाँ 2 महीने के बाद वैक्सीन अवेलेबल होगी, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, उम्मीद की किरण जगेगी, भाई 2 महीने में तो सब ठीक हो रहा है, तो लोगों की फिर सेविंग हैबिट जो है वो थोड़ा रिड्यूस होगी, लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, भाई 2 महीने में तो सब ठीक हो रहा है, तो लोग खर्चा करेंगे, मार्केट में अपने आप डिमांड ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए हर चीज का करेक्ट टाइमिंग है। तो यहां पर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका कहना यही है कि फिस्कल पुश कब आने वाला है, जब एक वैक्सीन की श्योरिटी आ जाएगी कब वैक्सीन आने वाली है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। उसके अलावा अफगान गुड्स अराइव वाया अटारी वाघा बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान अटारी वाघा बॉर्डर, ये फोटो है, ट्रक्स लाइन में लगे हुए। तो अफगानिस्तान से 14 ट्रक जो है पाकिस्तान की टेरिटरी से होते हुए इंडिया पहुंचे हैं। कोविड-19 की वजह से ये जो था ट्रेड बंद हो गया था इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी थी वो तो हमें खैर रिड्यूस करनी ही है। हम जैसे आपने ईरान का सुना होगा, चाबहार पोर्ट से एक रेलवे लाइन बिछानी थी कि अफगानिस्तान तक ट्रेड कर सकें, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी जरूर है। तो इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट में अफगानिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान की टेरिटरी को यूज करेगा, उनकी रोड्स को यूज करेगा, वहां से ट्रक से सामान आएगा इंडिया में, इंडिया से ट्रक से सामान अफगानिस्तान जाएगा। तो ये एक एग्रीमेंट है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में कि ट्रेड को लेकर, इंडिया के साथ जो ट्रेड करना है उसको लेकर वहां की रोड्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो 14 ट्रक अफगानिस्तान से पहुंचे हैं पाकिस्तान होते हुए, अटारी वाघा बॉर्डर पे वेट कर रहे हैं। तो 5 करोड़ वर्थ है इसकी। अब ऐसा कह रहे हैं कि अब 250 करोड़ के और ज्यादा बिजनेस होने वाला है। इसमें ड्राई फ्रूट्स और मसाले वगैरह अफगानिस्तान से यहाँ पर इंडिया आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, और ये किस वजह से है, अफगानिस्तान ताकि इंडिया के साथ बिजनेस कर सके या इंडिया अफगानिस्तान के साथ बिजनेस कर सके। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने एक
कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करी है प्रशांत भूषण के अगेंस्ट। अब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है क्या, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब प्रशांत भूषण ने करा क्या था। देखिए, प्रशांत भूषण जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। इन्होंने ट्विटर में एक पोस्ट ट्वीट करा था जिसमें उन्होंने जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बोबडे, उनकी एक फोटो, बाइक पे बैठी हुई एक फोटो जो है वो पोस्ट करी थी और ऐसा कहा था कि 50 लाख की मोटर बाइक के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं और ये बाइक बीजेपी के किसी लीडर को बिलोंग करती है और मास्क नहीं पहना हुआ है और जो है इस समय कोर्ट खुले हुए होने चाहिए, मतलब क्रिटिसाइज करा था एक तरीके से। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे लिया है सियो मोटो। सियो मोटो का मतलब है अपने आप से। एक होता है कि हम कोर्ट में की कोई PIL फाइल करें या कोर्ट में कोई केस फाइल करें खुद कोर्ट में जाके। एक होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अखबार में पढ़ के या न्यूज आई ट्विटर में देखकर खुद से सियो मोटो एक्शन ले लिया और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स प्रशांत भूषण के अगेंस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्या है। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होता है जब कोई इंडिविजुअल जानबूझ के जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है या अदर कोर्ट्स है पब्लिक के सामने उनकी इमेज खराब करे। जैसे इसमें दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, एक तो सिविल कंटेम्प्ट है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, उसके लिए एक अलग से कानून पास हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। एक तो ये पता होना चाहिए आपको। तो कंटेम्प्ट क्या होगा, ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट कैसे होगा, मान लिया कि मेरा केस किसी के साथ चल रहा था कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा था, मैं केस हार गया। फिर मैं जैसे ही बाहर आया मुझसे मीडिया वालों ने पूछा कि भाई वर्डिक्ट आपके अगेंस्ट आया, आप क्या कहना चाहते हो, और मैं आके बाहर कहूँ कि ये तो जज ही बिकावा था, जब जज करप्ट है, ऐसी बातें अगर मैं बोलने लगूँ तो इसका मतलब है कि मैं सोसाइटी में एक डिसरिस्पेक्ट कोर्ट के लिए दिखा रहा हूँ और एक लोगों के अंदर शक भी पैदा कर रहा हूँ कि भाई कोर्ट तो बिके हुए हैं या कोर्ट की इमेज खराब कर रहा हूँ। तो उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बेसिकली कोर्ट की इमेज खराब कर रहा हूं। लोगों का भरोसा जुडिशरी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लोगों का भरोसा आज भी हम देखते हैं, लोग किसी के साथ झगड़ा होता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, क्यों बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट का मतलब है लोगों को भरोसा है कि कोर्ट से हमें जस्टिस मिलेगा। लेकिन अगर मीडिया में आके, टीवी में आके, अलग अलग जगह पे मैगजीन में छापकर जजेस के बारे में या कोर्ट के बारे में कोई उल्टा सीधा लिखता रहे तो उससे एक इमेज, लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि हाँ जस्टिस नहीं मिलता कोर्ट में भी, तो उसे एनार्की सोसाइटी में आ जाएगी, लोग सिस्टम के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है अगर कोई इंडिविजुअल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है। हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट के वर्डिक्ट को रिस्पेक्ट दे, जजेस के अगेंस्ट इस तरीके से ना बोले। ठीक है, तो यहां पर कंटेम्प्ट रेफर्स टू ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ठीक है, और अगर ऐसा वायलेट होता है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्टार्ट होता है। सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दो कैटेगरी में डिवाइड है। सिविल कंटेम्प्ट कब होता है, जब कोई जानबूझ के कोर्ट के ऑर्डर को ना माने। मान लिया कि जैसे एक सिविल केस था और कोर्ट ने ऑर्डर करा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो उसको बिलोंग करती है, तुम्हें इसे हैंडओवर करना है। मान लो मेरे को ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर रिसीव हो गया था और मैं कोर्ट की बात जानबूझ के अनदेखी करी और वो जो चीजें थी या प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं करी। ठीक है, फिर वो इंडिविजुअल कोर्ट चला जाएगा कि भाई ये तो प्रॉपर्टी हैंडओवर करी नहीं, आपके ऑर्डर ही को नहीं मान रहा, तो कोर्ट मेरे अगेंस्ट सिविल कंटेम्प्ट फाइल कर सकता है। पेनल्टी वगैरह, इसमें जेल नहीं होती, पेनल्टी वगैरह लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट। तो मैंने जानबूझ के, विलफुल का मतलब जानबूझ के कोर्ट के जो जजमेंट था, वर्डिक्ट था या ऑर्डर था उसको नहीं माना, तो उसे बोलेंगे सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब होगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब होता है जब मैं कोर्ट की जो डिग्निटी है उसी को क्वेश्चन कर दूं कि करप्शन है, जज इस तरीके का है, जज उस तरीके का है, जज उसके साथ मिला हुआ है, तो वो फिर क्रिमिनल कोर्ट होता है। उससे पब्लिक में एक जो है कॉन्फिडेंस जुडिशरी के लिए रिड्यूस हो जाता है, तो उसे बोलते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो ये सारी चीजें थी जो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में डिस्कस करी। फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।